नमस्कार, मैं पंडित विकास शुक्ला एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं अपना एक नया ब्लॉग लेकर। दोस्तों, पिछले 3 ब्लॉग में हमने विवाह से संदर्भित विषयों को आप लोगों के समक्ष रखा। पहले 2 ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि विवाह किन परिस्थितियों में विलंबित होता है। जो तीसरे नंबर का ब्लॉग था उसमें मैंने आपको बताया कि मिलान इत्यादि में और मांगलिक दोष होने के कारण कई बार कैसी त्रुटिपूर्ण परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं और इन कन्फ्यूजन्स के कारण भी कई बार विवाह में विलंब होता है। मैं चाहता था कि विवाह के विषय को थोड़ी देर के लिए विराम दे दिया जाए, लेकिन 1-2 प्रश्न जो बाद में मेरे दिमाग में आए वो ऐसे थे कि यदि वे अनुत्तरित रह गए तो विषय पूर्ण नहीं होता। हमारे कुछ दर्शकों ने भी मुझसे व्यक्तिगत संपर्क कर कहा कि विवाह विलंबित होगा, सही है, मिलान में क्या तकलीफ़ें आती है, सही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जानना जरूरी है कि विवाह कब होगा। तो विवाह का काल निर्धारण निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय को यदि मैं नहीं उठाता तो टॉपिक अधूरा सा लगता है। बहुत संक्षेप में आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने का प्रयत्न करूंगा कि हम कैसे निर्धारित करें कि विवाह कब होगा। बहुत आसान शब्दों में, यदि आपको थोड़ी सी भी ज्योतिष की जानकारी है, आप थोड़ा सा भी ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, तो आसानी से आप समझ सकेंगे, दूसरों को बता पाएंगे कि विवाह का काल किस तरह निर्धारित किया जा सकता है या विवाह कब होगा। सबसे पहले तो आपको करना क्या है? करना ये है कि मेरा पहला ब्लॉग और मेरा दूसरा ब्लॉग जाकर देखना है। उसमें मैंने 8 से 10 बिंदु आपको ऐसे बताए थे जो यदि जन्मांग चक्र में उपस्थित हो तो विवाह में विलंब का कारण बनते हैं। उन 8-10 बिंदुओं को आप 2-4 बार देखिए, उन्हें कंठस्थ कर लीजिए। उसमें से यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी जन्मांग चक्र में उपस्थित होते हैं तो इसका अभिप्राय ये है कि विवाह में जो विलंब है वो अधिक होगा। 3 या 3 से अधिक बिंदु, जो मैंने 8-10 बिंदु आपको बताए विलंबित होने के, यदि किसी जन्मांग चक्र में उपस्थित है तो समझ लीजिए कि 33-34 वर्ष तो कम से कम लगेंगे विवाह होने में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। यदि 1 या 2 बिंदु उपस्थित हैं तो विवाह की आयु आप 27-28 से लेकर 32 वर्ष के बीच में अंकलित कर सकते हैं। और यदि किसी जन्मांग चक्र में विवाह में विलंब का कोई भी योग दृष्टिपात नहीं होता तो इसका मतलब है कि उचित आयु में, जहाँ तक मैं समझता हूँ आजकल उचित आयु जो है वो 23-24 वर्ष से लगाकर 27-28 वर्ष के मध्य हो गई है, तो इस मध्य में विवाह संपन्न हो जाएगा। अब ये भी एक लंबा टाइम ड्यूरेशन है, 23 साल से 27 साल या 28 साल से 32 साल या 33-34 साल से आगे का। तो इनमें हम कैसे और अधिक सूक्ष्मता में जा सकते हैं जिससे ये पता लगे कि विवाह कितना विलंबित होगा या विवाह का निश्चित समयावधि क्या होगा। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली बृहस्पति के गोचर से, गुरु के गोचर का अध्ययन करके आप बहुत ही सूक्ष्मता से विवाह काल का सूक्ष्म निर्धारण कर सकते हैं। बृहस्पति का गोचर सिंपल, जब किसी जातक या जातिका के सप्तम भाव से होगा तो विवाह का योग बनेगा, या बृहस्पति की दृष्टियां सप्तम भाव पर पड़ेंगी तो विवाह का योग बनेगा। बृहस्पति की दृष्टि यदि वो एकादश भाव में होगा तो अपनी 9वीं पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, यदि वो लग्न में होगा तो अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, और यदि वो तृतीय भाव में होगा तो अपनी 5वीं पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। आपने समय अवधि निर्धारित कर ली कि कितना विलंबित होने की संभावना विवाह, उसके बाद बस आपको ये देखना है कि बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर कब आ रही है या बृहस्पति का विचरण सप्तम भाव से कब हो रहा है। एक और जो मैंने अपने अनुभव में पाया कि कई बार पंचम भाव से विचरण करता हुआ बृहस्पति भी विवाह करवाने में सहायक होता है, और उसका सिंपल सा कारण है कि पंचम भाव जो है वो सप्तम भाव का लाभ स्थान होता है। तो बृहस्पति के गोचर को ही यदि आपने ठीक से अध्ययन कर लिया, जान लिया कि किस तरह से बृहस्पति का गोचर देखेंगे, तो मेरा ख्याल है कि 80 से 85% तक एक्यूरेसी आपके प्रेडिक्शन में आ जाएगी। आप जान पाएंगे कि विवाह में कब होगा।
इसके अतिरिक्त एक दो चार योग जो कि ज्योतिष के ग्रंथों में उद्धत हैं आपको बता देता हूं। वैसे बहुत अधिक इस मामले में तकनीकी जानकारी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि ज्योतिष के ग्रंथों में उल्लेखित है तो बता देता हूं। सबसे पहले आप अपने लग्नाधिपति मतलब लग्न का अधिपति जिस भाव में बैठा है उसके स्पष्ट को देख लीजिए, सप्तमाधिपति का भाव स्पष्ट देख लीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए और जो जोड़ आए उसमें 12 का भाग दीजिए और जो शेष बचे उस स्थान से या उसके सप्तम भाव से जब बृहस्पति गोचर करेगा तो विवाह की संभावना बनेगी। थोड़ी सी तकनीकी जानकारी है, और अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न करता हूं ताकि आम दर्शक भी समझ सके। मान लीजिए कि आपका लग्नाधिपति धनु राशि में बैठा है, अभी हम ज्यादा गणित को नहीं ले रहे, तो मान लीजिए धनु राशि में 0 अंश का ही होकर बैठा है, और इसी तरह आपका सप्तमाधिपति जो है वो मीन राशि में 0 अंशों का होकर बैठा है। तो धनु राशि में यदि बैठा है तो हमको 8 राशि, क्योंकि धनु के पहले वो वृश्चिक तक की राशियां पार कर चुका है, तो 8 अंक लेना होगा। और यदि सप्तमाधिपति मीन राशि में बैठा है तो इसका मतलब वो 11 राशियां पार कर चुका है, तो 11 का अंक लेना होगा। 8 और 11 को जोड़ लीजिए और उत्तर आएगा 19। जब हम इसमें 12 का भाग देंगे तो शेष बचेगा 7। इसका मतलब जब तुला राशि या तुला राशि की 7वीं राशि यानी मेष राशि से गोचर का बृहस्पति भ्रमण करेगा तब विवाह की संभावना बनेगी। इसी तरह से जन्म राशि के अधिपति और अष्टम भाव के अधिपति का भी योग कर उसमें 12 का भाग देने से और जो शेष राशि बचे उसमें बृहस्पति के गोचर से विवाह में होने की संभावना बनती है। इसके अतिरिक्त दशा अंतरदशा में एक बात का जो सबसे अधिक आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कारक का। शुक्र विवाह का कारक है। जब शुक्र की अंतरदशा आए और यदि विवाह का काल चल रहा हो तो निश्चित रूप से विवाह होगा, भले ही उसके पूर्व मान लीजिए कि आपकी कुंडली में सप्तमाधिपति सूर्य है अर्थात आपका कुंभ लग्न है, लेकिन जब दशा अंतरदशा का क्रम आएगा तो सूर्य तक बात नहीं पहुंचेगी, उसके पूर्व ही शुक्र की दशा में ही विवाह की संभावना बन जाएगी। इसी तरह यदि आपके सप्तम भाव में केतु संस्थित है योग कारक होकर और आपको लगता है कि केतु की दशा अंतरदशा में विवाह हो जाना चाहिए, लेकिन केतु विवाह नहीं करवाएगा, केतु इंतजार करवाएगा जब तक शुक्र की दशा अंतरदशा नहीं आती। तो वैसे मैं फिर कह रहा हूं दशा अंतरदशा पर बहुत अधिक आप दृष्टिपात करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप गुरु के बृहस्पति के गोचर का विचार कर लीजिए। आप 80-85% तक जान पाएंगे कि विवाह की निश्चित समयावधि क्या होगी। ये तो हुई ज्योतिष संबंधित बात। एक संक्षेप में सामाजिक सा मुद्दा आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। जब भी कोई नई उम्र का जातक जाति का बच्चा मेरे पास आता है विवाह से संबंधित प्रश्नों को लेकर या अपनी कुंडली मिलान करवाने को लेकर, एक बात मैं उसको अवश्य समझाता हूँ। आज इस माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी नवयुवक युवती जो विवाह के इच्छुक हैं, जिनका अभी विवाह होना है, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके समक्ष भी वही बात रखना चाहूँगा कि बच्चों, विवाह एक ऐसी चीज है जो बिना कॉम्प्रोमाइज़ के संभव नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियाँ, एक तो सबसे बड़ी बात कि लुक, एक दूसरे का लुक कितना अट्रैक्टिव है वो एक महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा महत्वपूर्ण विषय है। आर्थिक अवस्था, पैकेज महत्वपूर्ण विषय है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक बैकग्राउंड महत्वपूर्ण विषय है। और आजकल कई नए विषय आ गए हैं, जैसे कई कन्याएं जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ महानगरों में ही विवाह करना चाहती हैं। कुछ कन्याएं ऐसी हैं जो सिर्फ विदेशों में जाकर विवाह करना चाहती हैं। Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में शायद बहुत कम लोग विवाह करना चाहते हैं, और गाँव की तो बात करना ही छोड़ दीजिए। आजकल गाँव में जो लड़के निवास कर रहे हैं उनकी शादी में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो शादी में कई तरह के मिलान करने होते हैं। सिर्फ कुंडली मिलान से काम नहीं चलता। पारिवारिक परिस्थितियों का मिलान, आर्थिक स्थिति का मिलान, एजुकेशन का मिलान, हेल्थ, हाइट, पर्सनालिटी का मिलान और आजकल शहर इत्यादि का मिलान, कई सारी कष्ट जो है वो उपस्थित हो जाते हैं सही साथी चयन करने को लेकर। तो बच्चों, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि शादी जो है बिना कॉम्प्रोमाइज़ के नहीं होती। आप चाहेंगे कि सब कुछ आपके अनुकूल मिल जाए तो ऐसा बहुत मुश्किल है।
है, कहीं ना कहीं एक दो विषय पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। यदि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर रखेंगे, कुछ चीज़ों को अवॉइड कर देंगे, तो आपकी और आपसे भी ज़्यादा आपके अभिभावकों की जो विवाह को लेकर परेशानियां हैं, शायद उनका अंत संभव होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।